नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जीएस का 16वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले हम 15 प्रैक्टिस सेट हल करा चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके एग्जाम लर्नर लिख करके सर्च भी कर सकते हैं, EXAMLEARNER, और वहाँ से पीडीएफ आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने हस्तलिखित किया था? तो 4 विकल्प है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। भारतीय संविधान को हस्तलिखित करने वाले विद्वान जो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरा प्रश्न है, रानीगंज कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका रानीगंज कोयला खान जो है पश्चिम बंगाल में है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये रानीगंज दामोदर नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, जो कि गोंडवाना लैंड तथा छोटा नागपुर पठार का ये भाग है। और भारत में वाणिज्यिक कोयला खनन की शुरुआत यहीं से की गई थी। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो यह भीमबेटका। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिला स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय तथा गुफाएं हैं। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला को मध्य पाषाण काल से संबंधित किया जाता है। तो यदि पूछा जाए भीमबेटका जो है किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में यह है। चौथा प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह वैशाली में हुआ था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो वह थे नक्शबंदिया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना वह 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी, और यह सिलसिला समा यानी कि संगीत के विरुद्ध था, और सूफियों में यह सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला था। इन्होंने अकबर की उदार नीतियों का भी विरोध किया था। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा, गुरु रामदास। सिखों के चौथे गुरु रामदास के समय में जो है मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमि दान दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था, और उनको और उनकी पत्नी बीबी भानी को अकबर द्वारा प्रदान की गई भूमि पर जो है अमृतसर का शहर बसा हुआ है। सातवां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो यहाँ पे आपका डी विकल्प से हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं है। सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों के सूत्रधार राजा राममोहन राय को जो है भारत के नवजागरण का अग्रदूत, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु और भारतीय राष्ट्रवाद के जनक और आधुनिक भारत का पिता के नाम से जो है जाना जाता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ नहीं दिया गया। तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक जो है राजा राममोहन राय को जाना जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आठवां प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी? तो ये कानपुर में किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने जो है कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। इसके संस्थापक सदस्यों में सचिंद्र सान्याल थे, रामप्रसाद बिस्मिल, उसके बाद जोगेश चंद्र चटर्जी थे, और चंद्रशेखर आज़ाद इसमें जो है शामिल थे। नौवां प्रश्न, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो इसमें अनुग्रह नारायण नहीं थे। सी ऑप्शन से हो जाएगा। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष जो थे वह FG सलाई थे। उनका नाम जो था FG सलाई था।
और इसके सदस्य जो थे डीजे रीड थे, महात्मा गांधी थे, एलसी अदामी, राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह थे और जी रैनी शामिल थे, जबकि इसमें अनुग्रह नारायण जो है शामिल नहीं थे। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो ये आपको बताया भी जा चुका है पहले, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? कई बार पूछा जा चुका है यूपीपीएससी के एग्जाम में ये, तो सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, BN राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा वह प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान हेतु गठित प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो यहाँ जो है आपका ये मिसप्रिंट है, 8 होना चाहिए, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के जो है प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष थे और इनमें सदस्य जो थे NG आयंगर थे, BL मित्रा थे, KM मुंशी, DP खेतान, कृष्ण स्वामी आयंगर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह थे। बाद में जो है BL मित्रा के स्थान पर N माधवराव व DP खेतान के स्थान पर जो है TT कृष्णमाचारी इसके सदस्य बने थे। तो याद रखिएगा कुल 7 सदस्य थे। 13वां प्रश्न आपका, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुफ्त कानूनी सलाह। मुफ्त कानूनी सलाह ये राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 का में जो है सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो भारत का राष्ट्रपति बुलाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार जो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है तथा इसे राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। तो यदि पूछा जाए अध्यक्षता कौन करता है तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, बुलाता जो है वह भारत का राष्ट्रपति है। 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो वह हो जाएगा स्थानीय निकायों का चुनाव, डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव ये संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित किया जाता है, जबकि अनुच्छेद 243 के और 243 ZA के तहत जो है क्रमशः पंचायतों एवं नगर पालिकाओं यानी कि स्थानीय निकायों का चुनाव ये राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा कराया जाता है। दोस्तों, यदि आप यूपीपीएससी और UPSSC एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और एग्ज़ाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अनअकैडमी पर स्कॉलरशिप टेस्ट यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए फ्री में टेस्ट सीरीज जो है कराया जा रहा है और ये प्रत्येक संडे को दोपहर 1 बजे टेस्ट कराया जाता है और इसका एनालिसिस शाम को 7 बजे कराया जाता है। तो इससे जो है आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। फिर जो है फ्री वर्सेस प्लस सब्सक्रिप्शन के फ़ायदे क्या क्या हैं, तो आप देख सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन यदि आप लेते हैं तो कंप्लीट सिलेबस इसमें आपको कराया जाता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट है, उसके बाद अनलिमिटेड PDF नोट्स हैं और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन और बाय टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। उसके बाद प्लस फीचर्स आप देख सकते हैं इतने सारे हैं। उसके बाद बैच कोर्सेज जो अभी अवेलेबल है अनअकैडमी पर, लक्ष्य UPPSC अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स 2022 ये आपका 31 मार्च से जो है शुरू हो गया है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद लक्ष्य UPPSC 2022 ये 12 मंथ का प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच कोर्स दोनों है, ये 1 अप्रैल से जो है शुरू हो रहा है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं UPPSC की टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा। फिर फास्ट ट्रैक रिवीजन है 60 डेज का UPPSC प्रीलिम्स GS के लिए, तो ये आपका 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है।
आपका फास्टैग रिवीजन 60 डेज यूपीपीएससी प्रीलिम्स सीसैट के लिए ये बैच है, ये भी आपका 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। और अभी जो आप देख सकते हैं यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस, सीपेट, लेखपाल, बीईओ और ऑप्शनल कोर्सेज के लिए जो है अनअकैडमी पर बैच अवेलेबल है। तो आप जो है जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे। आप देख सकते हैं कि 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे एग्जाम लर्नर, उसके साथ यदि तो 1260 रुपये पे करना है। उसके बाद 3 मंथ का 3150, 6 मंथ का जो है 5040 है, और 1 साल का 6300, और 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 7560 रुपये पे करना है। हमारा रेफरल कोड आप यूज जरूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER, जिससे आपको जो है तत्काल वहाँ पे 10% का एडिशनल डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। सत्रहवां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में पूछा गया है कौन सा है? तो है जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन से हो जाएगा। आपको पता होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, और टोटल जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वर्तमान में 8 है। 18वां प्रश्न है, संविधानेतर अधिकार का अर्थ है? तो यहाँ पे सी विकल्प से हो जाएगा, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, वे अधिकार जिनका संविधान के प्रावधानों में वर्णन नहीं है तथा अन्य रूप से वर्णित होते हैं वह संविधानेतर अधिकार कहलाते हैं। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो यह चेन्नई से, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत का औसत समुद्र तल यह चेन्नई तट से नापा जाता है। 20वां प्रश्न, यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो बंदरपूछ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत यमुना नदी जो है यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ चोटी के पास से जो है निकलती है। और 21वां क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? चित्रकूट नहीं, चित्रकूट होगा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, बस्तर में। चित्रकूट जलप्रपात ये छत्तीसगढ़ राज्य के जो है बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 90 फीट है। तो यदि पूछा जाए कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो इंद्रावती नदी पर है। इसे जो है भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। 22वां प्रश्न है, 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ था? तो यह पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में शुरू हुआ था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा? तो हो जाएगा 0। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जब कोई वस्तु जल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तब उसके भार में कमी आ जाती है। यह आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अब चूंकि गुब्बारे में जल के अंदर, ऊपर तथा नीचे दोनों ओर उत्प्लावन बल लगता है, तब जल में गुब्बारे का भार बराबर हो जाएगा भार माइनस उत्प्लावन बल। तो यहाँ 200 ग्राम है, तो 200 ग्राम माइनस 200 ग्राम कितना हो जाएगा आपका? 0 होगा। तो ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सी है? तो वह है डायनमो, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। डायनमो और विद्युत मोटर ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति हैं। डायनमो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि विद्युत मोटर ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। 25वां प्रश्न है, भारी जल को कहा जाता है? तो यह आपका D2O कहलाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और भारी जल की खोज पूछा जाता है किसने की थी? तो यूरे नामक वैज्ञानिक ने जो है भारी जल की खोज की थी। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ यानी कि मजबूत भाग है? तो वह दंतवल्क, जिसे एनामेल कहा जाता है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंतवल्क यानी कि एनामेल है, जो कि दांत के शिखर यानी कि क्राउन पर यह अत्यधिक कठोर सफ़ेद सा एक चमकीला होता है। 27वां प्रश्न, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? वह होता है रक्त छीड़ता। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। शरीर में आयरन की कमी से रक्त छीड़ता, जिसे एनीमिया कहा जाता है, एनीमिया की बीमारी हो जाती है। और शरीर में लोहे की प्रतिदिन आवश्यकता जो है वह 10 से लेके 20 मिलीग्राम जो है आवश्यकता होता है।
28वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा, 2003 में स्थापित किया गया और चेन्नई में। जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी और इसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। 29वां क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ये रियो में किया गया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राज़ील में हुआ था। और 30वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है। तो यहाँ पे डी विकल्प से हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। वित्तीय समावेशन पर गठित समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सी रंगराजन थे। इनके अनुसार जो है वित्तीय समावेशन वह प्रक्रिया है जिसके तहत वित्तीय सेवाएं सही समय पर और सही अनुपात में समाज के पिछड़े वर्ग एवं कम आय वर्ग के लोगों को कम लागत में उपलब्ध हो। निम्न आय, निरक्षरता एवं बैंक शाखाओं का अभाव तीनों ही जो है वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक हैं, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। IRDP इसका फुल फॉर्म जो होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये IRDP का जो है फुल फॉर्म होता है। ट्राइसेम का फुल फॉर्म होता है आपका ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और NREP का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो ये सभी जो है ग्रामीण भारत में जो है गरीबी दूर करने हेतु ये कार्यक्रम चलाया गया था। 32वां प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जनसंख्या का घनत्व उच्चतम है। तो बिहार में है, ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जनघनत्व है 1028। उसके बाद जो है केरल का जनघनत्व देखा जाए तो 860 है और उत्तर प्रदेश का जनघनत्व देखा जाए तो 829 है। तो कभी कभी जो है क्रम से लगाने के लिए भी दे दिया जाता है, याद रखिएगा। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य जो है भारत में बिहार है, जनगणना 2011 के अनुसार। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो आप सबको पता होगा उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या में पहले स्थान पर है। उसके बाद दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर बिहार है। और 34वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में गलत युग्म को इंगित कीजिए। 4 विकल्प दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म जो है वह गलत है। तो डी ऑप्शन यहाँ दिया गया है, आगरा चाकू तथा कैंची के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका जो है गलत है। चाकू एवं कैंची के लिए आगरा नहीं बल्कि अलीगढ़, मेरठ प्रसिद्ध हैं। तो बाकी जो है कन्नौज इत्र एवं तेल के लिए प्रसिद्ध है, मिर्ज़ापुर कालीन के लिए, मुरादाबाद पीतल बर्तन के लिए, ये सभी सुमेलित हैं। डी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। आगरा जो है पर्यटन के लिए फेमस है, याद रखिएगा। और 35वां प्रश्न आपका, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी। तो जेम्स विल्सन ने, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में आयकर ये आपका 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन द्वारा शुरू किया गया था। यह ऐसा कर था जो कि चुनिंदा अमीरों, शाही परिवारों और ब्रिटिश नागरिकों पर लगाया जाता था। आधुनिक समय में आयकर व्यक्ति की आय पर लगाया जाने वाला एक जो है वार्षिक कर है। 36वां प्रश्न, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो ये आप सबको पता होगा, कई बार पूछा भी जा चुका है, माइटोकॉन्ड्रिया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है और श्वसन संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं वह कोशिका द्रव्य में होती हैं और शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। चूँकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है।
37वां प्रश्न है, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में जो है स्थित है। 38वां प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 जनवरी को मनाया जाता है, सी विकल्प से हो जाएगा। 24 जनवरी 2021 को देश भर में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में जो है मनाया गया और यह दिवस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है। यह दिवस पहली बार 2008 में मनाया गया था। 39वां क्वेश्चन है, 21 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा कौन आसियान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो यह है जयंत एन खोब्रागडे, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। 21 जनवरी 2021 को भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी जयंत एन खोब्रागडे केंद्र सरकार द्वारा आसियान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। भारत आसियान का संवाद जो है भागीदार देश है। 40वां प्रश्न है, हाल ही में एशिया सहयोग का वार्ता की 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक वर्चुअल प्रारूप में कब आयोजित हुई है? तो यह हुआ है 21 जनवरी 2021 को, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और इस बैठक की मेज़बानी जो है तुर्की द्वारा की गई है। इस बैठक में सचिव पूर्व जो है विदेश मंत्रालय रीवा गांगुली दास ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। 41वां क्वेश्चन है, भारत में नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि NIC एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा संयुक्त रूप से कोलैब CAD सॉफ्टवेयर कब लॉन्च किया गया है? तो ये 14 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपका, पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन है? तो ये चांदमल कुमावत, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 ये 16वें प्रवासी दिवस के अवसर पर प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक के लेखक चांदमल कुमावत हैं और इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 107 विदेश यात्राओं का उल्लेख है। 43वां प्रश्न है, दिसंबर 2020 में चीन द्वारा लॉन्च किए गए रिमोट सेंसिंग उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस उपग्रह का नाम याओगान 333 है और दूसरा है, इसे लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया। तीसरा, यह लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट की 357वीं उड़ान है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका जो है पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही जो है सही हैं, तो डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। और 44वां प्रश्न आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। भीमकाय का संबंध दिया गया है बौना से, तो प्रतिभाशाली का संबंध किससे होगा? तो जड़मती से हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस प्रकार भीमकाय का विलोम क्या होता है बौना, उसी प्रकार प्रतिभाशाली का विलोम जो है जड़मती हो जाएगा, यानी कि जड़ बुद्धि। 45वां प्रश्न है आपका, यदि BOULDER को किसी कोड में ZMSJBCP लिखा जाता है तो ELK को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि B को कोड किया गया है Z में, तो B से आप देख सकते हैं कि -2 करेंगे तो Z होगा यहाँ पे। फिर जो है O को कोड किया गया M, तो MNO यहाँ भी -2 हो रहा है। O को कोड किया गया यस, तो STU यहाँ भी -2 हो रहा है। इस तरह सभी में जो है -2 आपका जो है हो रहा है यहाँ पे। तो आपको ELK को भी जो है उसी तरह कोड कर लेना है। तो E में आप -2 करेंगे, कितना हो जाएगा? तो CDE, तो C हो जाएगा यहाँ पे। फिर L में -2, तो L के पहले 2 हो जाएगा आपका, J के L होता है J हो जाएगा। K के पहले 2 आपका जो है I हो जाएगा, I J के होता है, तो CJI यानी कि C ऑप्शन यहाँ सही होगा। 46वां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द आपको चुनना है। तो यहाँ पे आपका विषम जो हो जाएगा न्याय, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अध्यापक, वकील एवं रसोइया तीनों ही व्यक्ति विशेष को संबोधित करते हैं, जबकि न्याय ये व्यक्ति विशेष द्वारा किए गए कृत्य को संबोधित करता है, इसलिए आपका भिन्न हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन आपका, यदि टुडे को कोड किया गया UQECZ
तो बिफोर का कोड क्या होगा? तो टी को यहाँ यू कोड किया गया है, टी के बाद क्या आता है यू यानी कि +1। ओ को कोड किया गया है क्यू में, तो ओ पी क्यू +2 हो रहा है। फिर डी को कोड किया गया है ई में, तो +1 हो रहा है, डी के बाद ई आता है जस्ट। ए को कोड किया गया यहाँ पे सी में, तो ए बी सी यानी कि +2 हो रहा है। और वाई को कोड किया गया है जेड में, तो वाई के बाद जेड आता है। तो आप देख रहे हैं पहले +1 फिर +2 फिर +1 फिर +2 फिर जो है +1। तो उसी तरह आपको B4 को भी कोड कर देना है। तो बी के बाद जस्ट क्या आएगा, +1 करेंगे तो सी आ जाएगा। ई को 2 कोड करेंगे तो ई एफ जी हो जाएगा। एफ को 1 कोड करेंगे तो एफ के बाद जी हो जाएगा। ओ को फिर 2 कोड करेंगे तो ओ पी क्यू हो जाएगा। फिर आर को 1 कोड करेंगे यस हो जाएगा। ई को फिर 2 कोड करेंगे तो जी हो जाएगा। तो सी जी जी क्यू एस जी यानी कि आंसर जो आपका यहाँ पे सही होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, यदि एक विशिष्ट वर्ष में 16 जून को शुक्रवार था तो उसी वर्ष में जुलाई माह में पहला शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा? तो 16 जून को जो है शुक्रवार था, तो 16 और 7 मतलब अगला हफ्ता जो है आपका 7 उसमें जोड़ेंगे तो फिर जो है शुक्रवार 16 7 कितना हो जाएगा, यानी कि 23 को शुक्रवार पड़ेगा। फिर 23 में 7 जोड़ेंगे तो 30 को शुक्रवार पड़ेगा। जून आपको पता होना चाहिए जो है कितने का महीना होता है, तो 30 दिन का जो है जून का महीना होता है। तो 30 तारीख जो है आपका जून का पड़ रहा है शुक्रवार, तो फिर जो है 7 तारीख को जो है पहला शुक्रवार पड़ेगा यानी कि 7 जुलाई। तो आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 49वां प्रश्न है, कथन 1 दिया गया है कि विज्ञान के अध्यापक प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा है प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग कुछ इंजीनियरों द्वारा नहीं किया जाता है। निष्कर्ष पहला है कि विज्ञान के सभी अध्यापक इंजीनियर होते हैं। दूसरा है सभी इंजीनियर प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो सी यहाँ पे जो है सही हो जाएगा कि ना तो निष्कर्ष 1 निकलता है और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है, क्योंकि जो है यहाँ जो निष्कर्ष दिया गया पहला और दूसरा, तो दोनों कथनों में जो है विज्ञान अध्यापक और इंजीनियरों के मध्य संबंध नहीं बताया गया है और न ही ये कहा गया है कि सभी इंजीनियर प्लास्टिक के थैलों का जो है प्रयोग नहीं करते हैं। तो कोई भी निष्कर्ष यहाँ नहीं निकल रहा है, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतिम जो प्रश्न है कि 15 फरवरी 2021 को किसे विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये है नागोजी ओंकोजो इविएला। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 15 फरवरी 2021 को नाइजीरिया के पूर्व वित्त मंत्री हैं नागोजी ओकोंजी इविएला को जो है इनको विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का 7वां, क्रम याद रखिएगा, 7वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और पूछा जा सकता है कि इनका संबंध जो है किस देश से है, तो ये नाइजीरिया से जो है, नाइजीरिया की पूर्व वित्त मंत्री रही हैं। तो दोस्तों जो है ये था आपका एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए GS का 16वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले हम 15 प्रैक्टिस सेट जो है अपलोड कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।